लगभग 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद नेहा को जब भूख लगने लगी तो उसने सोचा कि किसी ढाबे पर रुककर कुछ खा लेती हूँ। उसके बाद आगे का सफ़र तय करूँगी। इसीलिए रास्ते में जो सबसे पहला ढाबा पड़ा उस पर उतरकर उसने अपने लिए कुछ खाने को ऑर्डर किया और खाने का इंतज़ार करने लगी। जून की तपती दोपहर थी और चारों तरफ बाहर रेत उड़ रही थी। अब जाकर यहाँ से देखने पर पता चल रहा था कि हाँ, वो राजस्थान में है। थोड़ी ही देर के बाद उसकी खाने की थाली आ गई और उसने अपना खाना खाना शुरू कर दिया कि तभी उसे बाहर से एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। बाहर पहुंचकर उसने देखा तो 3 आदमी एक लड़की से उसके पैसे छीन रहे थे, जिस पर वह बेचारी उनके आगे हाथ जोड़ रही थी कि उसके पास इसके अलावा और कोई भी पैसे नहीं है, इसीलिए वह उससे उन पैसों को ना ले। लेकिन वह तीनों सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने देखा तो वह ना सिर्फ उस लड़की से रुपए पैसे ले रहे थे, बल्कि वहां पर बैठे हुए जितने भी लोग थे सबसे एक एक करके उनका सारा कीमती सामान लेते ही चले जा रहे थे। यह देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो गई, क्योंकि उन लोगों के पास गन थी, जिसकी वजह से कोई भी उनसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और अगर कोई उनके खिलाफ खड़ा भी हो रहा था तो वह उसके साथ मारपीट करने पर उतारू हो रहे थे। यह देखकर वो तुरंत ही अपने कदम पीछे खींचते हुए ढाबे के अंदर चली गई। ढाबे के लोग भी इस सब से बहुत ही सकपकाए हुए थे। वह भी अपने रुपए पैसों को यहाँ वहाँ छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाती कि तभी उन तीनों में से एक की नज़र उस पर पड़ गई और वह तुरंत ही उसकी तरफ आया। उसने सबसे पहले उसका मोबाइल फ़ोन छीना और उसके बाद उसका पर्स भी उठा लिया। उसने अपने कानों में गोल्ड के ईयरिंग पहने हुए थे। वह उससे उनकी डिमांड करने लगा। उसने तुरंत ही उनको उतार कर उसे भी दे दिया, क्योंकि वो किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। वह पलटकर वहां से जाने लगा कि तभी फिर वह दोबारा अचानक से उसकी तरफ पलटा और उसने उसके हाथ की तरफ देखा। उसने जैसे ही उसके हाथ को देखा, उसने अपने हाथों को अपने दुपट्टे से छुपा लिया। वह उसका हाथ कसकर पकड़कर उसके हाथ की उस अंगूठी को उतारने लगा। उसने उससे रिक्वेस्ट की कि मेरी वह अंगूठी छोड़ दे, क्योंकि वह उसके पापा की दी हुई उसके पास आखिरी निशानी थी। उसके पापा ने अपने देहांत से पहले बड़े ही प्यार से उसके लिए वह अंगूठी बनवाई थी और उसके लिए वह अंगूठी बहुत ज़्यादा अहम थी। लेकिन वह आदमी अपने आगे बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसने उसे समझाने की कोशिश भी की। वह उसके सारे पैसे, उसकी ज्वेलरी लेकर तो जा रहा है ना, यहाँ तक कि उसका मोबाइल फ़ोन भी ले जा रहा है, पर वह उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। वह कहने लगा कि यह हीरे की अंगूठी है और इसकी कीमत तो इस सब से कहीं ज़्यादा है, इसीलिए मुझे यह हर हाल में चाहिए और अगर तुमने मुझे यह निकाल कर नहीं दी तो फिर तुम्हारी जान लेने के बाद मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा। इसके बाद वो उसके हाथ से उसकी हीरे की अंगूठी को निकाल कर वह वहाँ से चला गया। वो कुछ देर तो वहाँ खड़े होकर रोती रही, लेकिन उसका गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि वह अंगूठी उसके पापा ने उसे दी थी और उसने अब तक उसे बहुत ही संभाल के रखा हुआ था। उससे रहा नहीं गया और वो एक बार फिर से उनसे अपनी अंगूठी को मांगने के लिए पहुंच गई, जिससे वह बुरी तरह से नाराज हो गए और उनमें से एक ने उसके सर पर पास में रखा हुआ गिलास उठा के दे मारा, जिससे उसके सर पर काफ़ी गहरी चोट आ गई। वो धड़ाम से वहीं नीचे गिर गई, लेकिन उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो तुरंत ही पलटकर चिल्लाई कि मुझे मेरी अंगूठी वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। इतने पर उनमें से एक आदमी उसके पास आया और कहने लगा कि वरना तुम क्या कर लोगी, तुम जानती हो कि हम कौन हैं। उसके बाद उसने अपने हाथ में
पकड़ी हुई गन उसे दिखाते हुए कहा कि इसको जानती हो, इसे क्या कहते हैं? इसको देखने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे इस तरह से चिल्लाकर बात कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? उसने एक बार फिर से रोते हुए उनके आगे गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़ते हुए कहा कि देखो, तुम्हें जो भी ले जाना है तुम ले जाओ, लेकिन मेरी वह अंगूठी को मुझे वापस कर दो। वह मेरे पापा की आखिरी निशानी है। उसकी इस बात पर वह तीनों के तीनों बुरी तरह से जोर जोर से हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। बार बार कहने लगे, तो इसका मतलब तेरा बाप मर गया, तेरा बाप बहुत जल्दी टेप बोल गया। उनकी हंसी उसके कानों में चुभ रही थी, लेकिन उस वक्त वो मजबूर थी, इसीलिए वो बार बार उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उन्हें उस पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद वह उससे बोले कि अंगूठी तो तुझे अब नहीं मिलेगी और तू हमारा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि तू एक कमजोर औरत है और औरत कभी आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती। इसीलिए चुपचाप अपना मुंह बंद करके यहीं पड़ी रहे, वरना तेरा जो हाल करेंगे वह तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन लोगों की ऐसी बात सुनकर वो अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी। उसने जैसे ही उठने की कोशिश की, तभी उनमें से एक ने खींचकर उसके पेट पर लात मारी और वो दोबारा धड़ाम से नीचे गिर गई। और फिर वह उसे ऐसी ऐसी बातें सुनाने लगे जिन्हें सुनकर उसके सम्मान को हद से ज़्यादा ठेस पहुंच रही थी। उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो एक औरत है और औरत होना एक बहुत ही नीचे दर्जे की बात है। वो हद से ज़्यादा कमज़ोर है और उसकी इतनी औकात नहीं कि वो उनसे कुछ भी कहे या उनके सामने जवान चलाए। वह उसे बार बार कह रहे थे कि अपनी आंखें नीचे कर, तू इसलिए पैदा हुई है ताकि हम आदमियों से दबकर रहे, और यहाँ हमने इतने लोगों से लूटपाट की पर किसी ने भी हमारे आगे बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन उसने एक औरत होकर उनके खिलाफ खड़े होकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। उनकी ऐसी बातें सुनकर उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर लगने लगा, और वह डर क्या था यह दुनिया की हर औरत समझ सकती है। अभी वो यही सब सोच रही थी कि उसका वह डर हकीकत के रूप में उसके सामने आ गया। उन्होंने कहा कि अब वह उसे उसके किए की सजा जरूर देंगे और उसे उसकी असली जगह दिखा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि लड़कियां जरा सा पढ़ लिख जाती हैं तो आदमियों के सर पर नाचने की कोशिश करने लगती हैं। वह भूल जाती हैं कि वह कुछ भी कर ले, लेकिन आदमियों से कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। उनकी जगह वहीं होती है, आदमियों के पैरों में। उन्हें हमेशा उनसे नीचे दबकर रहना चाहिए और उनके खिलाफ कभी भी मुंह नहीं खोलना चाहिए। इतना कहते ही उन्होंने उसे उठाया और अपने साथ ले जाने लगे। उसने वहां पर खड़े हुए लोगों से कई बार हाथ जोड़कर विनती की कि वह लोग एकजुट होकर इनका सामना करें और उसे बचा लें, लेकिन कोई भी डर की वजह से आगे बढ़कर सामने नहीं आया। सारे सामान को समेटकर उनमें से एक आदमी रोड पर खड़ा हो गया। कहने लगा कि इतना सारा सामान ले जाने के लिए उन्हें एक गाड़ी की जरूरत है, इसीलिए अब अगली गाड़ी जो यहाँ से निकलेगी हमें उसको भी लूटना होगा। तभी अचानक उनमें से किसी एक की नज़र वहाँ खड़ी हुई उसकी गाड़ी पर पड़ी और वह बहुत खुशी के अंदाज में हंसते हुए कहने लगा, लो, बगल में बच्चा और शहर में ढिंडोरा। गाड़ी तो हमारी आंखों के सामने ही खड़ी हुई है और हम यहाँ वहाँ गाड़ी को ढूंढने के लिए खड़े थे। जब वह गाड़ी के पास गए तो उसमें चाबी पहले से ही लगी थी। यह देखकर तो वह और भी ज्यादा खुश हो गए। दरअसल खाना खाने की जल्दबाजी में वो गाड़ी से चाबी को निकालना भूल गई थी। उन्होंने तुरंत ही उसे भी अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। इसके बाद उनमें से एक गाड़ी को ड्राइव करके न जाने कौन से रास्ते पर ले जाने लगा। पूरे रास्ते वह लोग उसे इस बात को लेकर डराते रहे कि अब वह लोग उसे उसकी औकात दिखा कर रहेंगे और आज वह उसका ऐसा हाल करेंगे जिससे वो दोबारा कभी भी किसी भी आदमी के सामने मुंह खोलने के काबिल ही नहीं रहेगी। उनमें से एक उससे कहने लगा कि अब तो तेरी रूह कांप रही होगी ना,
तेरे चेहरे पर यह डर देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, लेकिन तू अभी जानती नहीं है कि तेरे साथ आगे और क्या होने वाला है। तुझे पता नहीं है कि तूने हम लोगों से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब इसके बाद तू बहुत ज़्यादा पछताने वाली है। इतने में जो तीसरा आदमी था, जिसे वह लोग राजीव कहकर बुला रहे थे, वह कहने लगा कि हमें इसे जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसीलिए जो भी करना है वह सब खत्म करने के बाद इससे भी छुटकारा पा लेंगे, क्योंकि वैसे ही हम पर बहुत सारे केस चल रहे हैं। अब एक और नए फसाद में नहीं पड़ना है। इसे खत्म करके वहीं रेत में कहीं पर दफन कर देंगे और कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। इस पर गाड़ी चलाने वाला शख्स, जिसका नाम बबलू था, वह कहने लगा कि हाँ राजीव भैया, यह बात तो आपने ठीक कही है, लेकिन फिर जो दूसरा इंसान उसके पास बैठा था, जिसका नाम मोहित था, वह कहने लगा पर मैं तो अभी कुछ दिन आराम से अपने ठिकाने पर रहना चाहता था और इसे सबक सिखाना चाहता था। इस पर राजीव ने कहा कि देख, जो भी करना है आज ही कर और रात तक इस मामले को पूरा खत्म कर, क्योंकि कल हमें एक नए मकसद के लिए निकलना है। अभी इतने में हमारा काम नहीं चलने वाला। काफी दूर निकलने के बाद उन्होंने गाड़ी एक सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ दी और फिर वह लोग पैदल ही कुछ दूर उसे लेकर निकल पड़े। काफी दूर तक चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर काफी सारी टूटी हुई झोपड़ियां टाइप की बनी हुई थी। उन्हीं में से एक जगह जहां खंडर था, वहां पर जाकर वह लोग बैठ गए। उसने आसपास नजर दौड़ाकर देखा तो चारों तरफ बाहर रेत के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ना तो वहां कोई इंसान दिख रहा था, ना ही कोई परिंदा। उसके चेहरे पर डर देखकर उन लोगों को बहुत खुशी मिल रही थी और वह बार बार कह रहे थे कि यहाँ तुझे कोई भी हमसे बचाने वाला नहीं आएगा, क्योंकि यह हमारा इलाका है और यहाँ आने की हिम्मत किसी की भी नहीं है। इसके बाद बबलू कहने लगा कि अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है और मैं अब अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। इतने में ही उसने अपना मोबाइल निकाल लिया और फिर वह उसका वीडियो बनाने लगा और मोहित ने दूसरी तरफ से आकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और फिर वह उसके साथ इस तरह की हरकतें करने लगे जिससे उसे बहुत ठेस पहुंच रही थी। वो बार बार बबलू के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि वह उसके साथ ऐसा ना करे, वह उसका वीडियो ना बनाए, लेकिन उन्हें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बबलू ने उसकी कुर्ती पकड़कर खींची और वो साइड से पूरी फट गई। वह कह रहे थे कि और ज़्यादा रो और ज़्यादा गिड़गिड़ा, तभी तो हमें अच्छा लगेगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर उसे एक बार फिर से बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने खींचकर एक लात उसके हाथ पर मार दी, जिससे उसका फोन दूर जाकर एक पत्थर पर टकराकर टूट गया, जिससे बबलू बुरी तरह से बौखला गया और उसने उसे खींचकर 3-4 तमाचे मार दिए। वो धन से वहीं जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसने जमीन पर गिरते ही तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली और इस तरह से दिखाया कि जैसे वो बेहोश हो गई है। इस पर जब मोहित ने देखा कि वो बेहोश हो गई तो वह बबलू पर चिल्लाने लगा कि अच्छा खासा मजा आ रहा था, लेकिन तूने इसे बेहोश करके सब कुछ खराब कर दिया। अब पता नहीं कितनी देर में इसे होश आएगा। बबलू कहने लगा कि तो मैं क्या करता, इसने मेरा फोन तोड़ दिया। मैंने कुछ दिन पहले ही तो यह फोन लूटा था। उसके बाद राजीव ने कहा कि चलो अच्छा, पहले हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद जो करना है आराम से करते रहेंगे। इतना कहने के बाद बबलू और मोहित तो वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन राजीव वहां उसके आसपास चारों तरफ घूम घूम कर टहलने लगता है। वो अभी भी चुपचाप ऐसे लेटी हुई थी कि जैसे वो बेहोश है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत डर लग रहा था। वो इतना तो समझ रही थी कि शायद इस राजीव को उस पर शक है कि वो कहीं बेहोश होने का नाटक तो नहीं कर रही थी, और फिर उसका शक सही साबित हुआ। राजीव कुछ ही देर में उसके करीब आकर बैठा और उसने अपने पास से कोई नुकीली चीज निकाली और उसने उसके हाथ पर उसे चुभा दिया, जिससे हल्का सा खून उसके हाथ से निकलने लगा। लेकिन क्योंकि वो पहले से ही समझ चुकी थी कि वह क्या करने वाला है, इसीलिए वो
पूरी मजबूती के साथ बिल्कुल ऐसे लेटी रही जैसे उसे कुछ भी पता नहीं चला। और फिर जब उसकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं निकला तो राजीव को पूरा यकीन हो गया कि वो नाटक नहीं कर रही है बल्कि सचमुच बेहोश हो चुकी है। इसीलिए वह बेफिक्र होकर वहां से चुपचाप निकल गया। वह तीनों बाहर जाकर आपस में सारा लूट का सामान बांटने लगे और फिर अपने खाने पीने का सामान भी खाने लगे। काफी देर के बाद जब उसे लगा कि अब यह लोग खाना खाने के बाद कुछ देर आराम कर रहे हैं तो वो चुपचाप से वहां से उठकर पीछे की तरफ निकल गई और वहां से दौड़कर सारी टूटी झोपड़ियों को पार करके भागने लगी। अभी वो दौड़ती ही जा रही थी लेकिन उसे इतनी घबराहट हो रही थी कि कहीं कोई उनमें से उसके पीछे ना आ जाए। इसीलिए बार बार वो पलट कर देखती भी जा रही थी कि तभी अचानक वो किसी से बहुत जोर से टकराई और धड़ाम से नीचे जमीन पर जा गिरी। उसके हाथ पर बहुत चोट आ गई थी जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और जब उसने पलटकर देखा कि वो किससे टकराई है तो सामने देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। वो उन तीनों में से जो एक आदमी था जिसका नाम बबलू था उससे टकरा गई थी। उसने जैसे ही यह देखा कि वो वहां से भाग रही है तो वह बुरी तरह से बौखला गया और उसने उल्टी सीधी सुनाते हुए उससे कहने लगा कि उसने इतनी हिम्मत की वो उन लोगों से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त वो भी बुरी तरह से गुस्से में थी इसीलिए उसने भी आओ देखा ना ताव और पास में पड़ी हुई बाल्टी को उठाकर उस पर इतनी जोर से और इतनी बार मारा कि वह बस कुछ सेकंड में ही वहीं पर ढेर हो गया। उसकी ऐसी हालत उसने कर दी थी कि उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी कर सकती है। जब इंसान की खुद की जान पर बनती है तो उसमें ताकत भी आ जाती है और हिम्मत भी, और फिर वह वो सब भी कर गुजरता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और आज उसने वही किया था। उसने खुद अपने हाथों से एक इंसान की जान ले ली थी खुद की जान को बचाने की खातिर। जब यह सब हुआ तो काफी सारा शोर शराबा हुआ जिससे बबलू के बाकी के दो साथी राजीव और मोहित उसका नाम पुकार कर इधर उधर उसे ढूंढने लगे जिससे वो घबराई। और इससे पहले कि वह दोनों वहां पर पहुंचते वो तुरंत ही वहां से उठकर आगे भागने लगी। काफी दूर निकल जाने के बाद वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी इसीलिए वो एक झोपड़ी में कुछ देर आराम करने के लिए चुपचाप छुप गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यह कैसी मुसीबत में फंस गई है। वहां बैठकर वो अपनी अब तक की पूरी जिंदगी को याद करने लगी। दरअसल वो एक डॉक्टर है और आज ही वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आई थी। कुछ समय पहले ही उसका इस इलाके में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ और उसका भाई हैं। इसके अलावा उसकी मंगनी हो चुकी है और उसके मंगेतर से उसकी शादी 2 महीने बाद होने वाली थी। उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं थी सिवाय उसके पापा के। उसके पापा का देहांत कुछ समय पहले ही हुआ था। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। उसके पापा ने कभी भी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया और वो जिस समाज से आई थी वहाँ पर उसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि वो एक लड़की है और वो कमज़ोर है, बल्कि हमेशा उसने लड़कियों को बराबरी के दर्जे पर ही खड़ा देखा। लेकिन आज उसने जो कुछ झेला था और जो कुछ भी सुना था उससे उसके न सिर्फ सम्मान को बल्कि आत्मविश्वास को भी ठेस पहुंची थी और उसके अंदर गुस्से की एक आग जल रही थी कि कोई भी इंसान औरतों के साथ इस तरह का व्यवहार आखिर कैसे कर सकता है। आखिर यह किस तरह का समाज है और यह किस तरह की सोच थी जिससे आज अपने जीवन में वो पहली बार रूबरू हो रही थी। लेकिन इस वक्त उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था खुद को इन लोगों से बचाना। अभी वो यह सब सोच ही रही थी कि तभी बबलू के बाकी दोनों साथियों की
आवाज़ें उसके कानों में पड़ने लगीं। वह जोर से चिल्ला रहे थे। वह अपने एक साथी के मारे जाने पर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और बार बार चिल्ला चिल्ला कर उसे इस बात का एहसास करा रहे थे कि अब वह उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं और ना जाने क्या क्या कहकर वो अपने अहम को खुश कर रहे थे। मोहित अपनी जेब से उसकी वह अंगूठी जो उसके पापा ने दी थी निकाल कर हवा में दिखाते हुए जोर जोर से कहने लगा कि तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि तू हमसे अपनी यह अंगूठी लेकर जा सके और मैं चैलेंज करता हूँ कि तुझे अब यह अंगूठी कभी भी नहीं मिलने वाली है। उसने अंगूठी पर थूक दिया और उसके पापा के लिए उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिन्हें सुनना उसके लिए नामुमकिन और नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। वह उसे ऐसा एहसास दिला रहे थे कि जैसे एक औरत होकर उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। वह उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। यह सब सुनकर उसका गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। कोई भी इंसान अपने पिता के लिए यह शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसीलिए अब तक वो उनसे बचने के लिए भाग रही थी। लेकिन अब वो फैसला कर चुकी थी कि अब मैं उनसे भागूंगी नहीं बल्कि अब मैं उन्हें सबक सिखा कर रहूंगी और इन्हें दिखा कर रहूंगी कि एक औरत किसी भी हाल में कमज़ोर नहीं होती है। इस सब के बीच धीरे धीरे काफ़ी रात हो चुकी थी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वो अभी भी इस झोपड़ी में चुपचाप सांस बांधे हुए बैठी थी क्योंकि अब वो सही मौके का इंतजार कर रही थी जब वो अपना अगला कदम उठाती। वह लोग अभी भी बौखलाए हुए उसे ढूंढ रहे थे। उसने जब उस झोपड़ी की टूटी हुई दीवार से झांक कर देखा तो वह दोनों आपस में इस बात का फैसला कर रहे थे कि वह उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं और इसीलिए अब उन्हें उसे अलग अलग ढूंढना चाहिए। इसीलिए वह दोनों अलग अलग दिशा में चले गए और बस उसे इसी मौके का इंतजार था। वो तुरंत ही दबे पांव उनमें से उनके एक साथी राजीव के पास पहुंची। उसे अभी तक इस बात का एहसास नहीं था कि वो ठीक उसके पीछे खड़ी हुई है। जब वो उस रास्ते से भागती हुई आ रही थी तो उसे रास्ते में एक बड़ा सा कुआं दिखा था। इसीलिए वो तुरंत ही उस कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने जैसे ही हल्की सी आवाज़ की और राजीव ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो वह बड़े ही रौबीले अंदाज में उस पर अपना रौब झाड़ते हुए बोला कि आखिर उसे उससे डरना पड़ा और वो डर कर खुद ही उसके पास आ गई। वह कहने लगा कि उसने उसके साथी के साथ जो किया है उसे वह सब नहीं करना चाहिए था। वह सब करके उसने बहुत बड़ी गलती की है और अब वह लोग उसे इसकी सजा देंगे। इतना कहते हुए वह उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। वो अभी भी चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। वह उससे कहने लगा कि क्या हुआ, पहले तो तुम बहुत चीख चिल्ला रही थी लेकिन अब क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है, अब क्यों नहीं चिल्ला रही है। उसने उसकी इस बात का कोई भी रिएक्शन नहीं दिया जिससे वह ज़्यादा बौखलाया और गुस्से में उसकी तरफ जोर से दांत पीसते हुए दौड़ता हुआ आया ताकि वह उसे चोट पहुंचा सके। लेकिन इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता वह जैसे ही उसके करीब आया वो ठीक उसी समय वहां से साइड में हो गई और उसने उसे एक जोर का धक्का दिया जिससे वह कुएं के अंदर जा गिरा। कुएं में पानी काफ़ी गहरा था जिससे वह धीरे धीरे डूबने लगा और खुद को बचाने के लिए अपने हाथ पैरों को छटपटाने लगा। उसे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसने एक औरत से मात खाई है। इसीलिए वह उसे बहुत ही उल्टी सीधी बातें सुनाने लगा। उसने तुरंत ही पास में पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहा कि एक औरत कमज़ोर नहीं होती और फिर उसने उस पत्थर को उसके ऊपर ही फेंक दिया और बस कुछ देर पहले जो शोर उस कुएं के अंदर से आ रहा था वह एक सन्नाटे में बदल गया। इसके बाद वो तुरंत ही वहां से निकल गई और पास ही बनी हुई एक झोपड़ी में छिप गई। काफी देर के बाद उनका जो आखिरी साथी था वह कुएं के पास आ पहुंचा और जब उसकी नज़र कुएं में पड़ी तो उसके होश
उड़ चुके थे। वह समझ गया कि अब वह इस पूरे रेगिस्तान में अकेला ही बचा है। उसके सारे साथी उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं, लेकिन उसका अहंकार उसे अभी भी खुद को कमजोर ना दिखाने के लिए कह रहा था। इसीलिए वह एक बार फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि अब तो इस खेल में उसे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब वह अकेला है और अब वह उसे बताएगा कि उसमें कितनी ताकत है, और फिर वह उसका वह हाल करेगा जिससे उसकी रूह कांप जाएगी। बहुत देर तक वह उसे आसपास ढूंढता रहा और चिल्ला चिल्ला कर ऐसी बातें कहता रहा जिससे वो उससे डरती रहे, लेकिन क्योंकि वो अब पूरा इरादा बना चुकी थी कि वो उनमें से किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है, इसीलिए उसे आगे क्या करना था यह वो पहले से ही तय कर चुकी थी। और जब वह बहुत थक हार कर उसकी गाड़ी के ठीक सामने खड़ा हुआ, उसने तभी तुरंत अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और उसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसके दोनों पैर बुरी तरह से कुचल गए। वो पहले ही मौका पाकर अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी। उसके ऊपर उसका अहंकार इस कदर हावी था कि इतने दर्द में भी वह उसे जो बातें सुना रहा था उनमें कह रहा था कि तुझे गाड़ी भी चलानी आती है। यह तो उसने सोचा ही नहीं था। वह कहने लगा कि अगर उसे यह पता होता वह अब तक तो उसका और भी बुरा हाल कर देता, क्योंकि उसे ऐसी औरतों से सख्त नफरत है जो इस कदर मर्दों की बराबरी करने पर तुली हुई हैं। उसकी इसी बात को उसने दूसरे अंदाज में चिल्लाकर कहा कि और मुझे भी ऐसे मर्दों से सख्त नफरत है जो औरत को किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ने देते और उन्हें हर पल कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इतना कहते हुए उसने एक बार फिर से उसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी हालत पूरी तरह से अधमरी हो चुकी थी। वह आधा गाड़ी के नीचे दबा हुआ था और आधा बाहर था। इसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकली और उसने अब तक अपना दबा हुआ जितना भी गुस्सा था वह उसके ऊपर चिल्लाकर पूरी तरह से निकाला, जिससे उसे अब उसके चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था। अब बाजी पलट चुकी थी। वह भी समझ चुका था कि अब वह उससे किसी भी हाल में जीत नहीं सकता। अब उसके आगे झुकने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए अब वह उससे प्रार्थना करने लगा कि वो उसे छोड़ दे और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो उसने उसे यह सब कहा और उसे यहाँ पर लेकर आया। उसने उसके दोनों हाथों को अपने दुपट्टे से बांध दिया। उसने उसकी जेब से अपनी वह हीरे की अंगूठी निकाली और उसे अपनी उंगली में पहनते हुए उससे कहा कि मुझ में हिम्मत भी है और ताकत भी। तूने कहा था ना कि मैं तुझसे अंगूठी नहीं ले पाऊंगी, लेकिन यह देख, यह अंगूठी वापस मेरे पास आ गई और इसे मैंने खुद के दम से ही तुझसे हासिल भी कर लिया है। इसके बाद फिर उसके पास जो मोबाइल फ़ोन था उसने उससे अपने भाई को फ़ोन मिलाया और उसे पूरी जानकारी दी। साथ ही अपनी लोकेशन भी उसने उसके फ़ोन पर शेयर कर दी। तकरीबन 3 घंटे के इंतजार के बाद उसका भाई और मंगेतर पुलिस के साथ उस जगह पर आ चुके थे जहां पर वह लोग उसे लेकर आए थे। इसके बाद पुलिस ने उसके सारे बयान दर्ज किए और वह उस आदमी को पकड़कर ले गए। जांच शुरू हुई जिसमें पता चला कि वह लोग काफ़ी सालों से ना जाने कितने सारे लोगों को लूट चुके थे और बहुत ही गंभीर घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। उन पर बहुत सारे पहले से ही केस चल रहे थे। इसके बाद आगे की जो भी कार्रवाई चली जिसमें यह साबित हो गया कि नेहा ने उन लोगों के बाकी के 2 साथियों को आत्मरक्षा में ख़त्म किया है, जिसकी वजह से उसे कोई भी सज़ा नहीं हुई और उनका जो तीसरा साथी जो कि पूरी तरह से विकलांग हो चुका था उसे सज़ा सुना दी गई और जेल भेज दिया गया।
आज इस घटना को 1 साल बीत चुका है, लेकिन उन लोगों के जो शब्द हैं, ऐसा लगता है जैसे आज भी नेहा के कानों में गूंजने लगते हैं। लेकिन उसे अपने किए पर कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि उसकी नज़र में ऐसी मानसिकता वाले लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और उसे उस वक्त जो भी ठीक लगा था उसने वही किया। पर इतना तो उसे समझ आ चुका था कि औरतों को अभी भी आदमियों के बराबर आने की जो लड़ाई है वो जाने कितने सालों तक लड़नी पड़ेगी, क्योंकि यह समाज आज भी महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। आज भी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो महिलाओं को बार बार इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वह कमज़ोर हैं। महिलाएं चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन उन्हें कुछ चीज़ों के लिए हमेशा ही कमज़ोर साबित किया जाएगा। दोस्तों, महिलाओं को कमज़ोर ना समझें। जितना अधिकार पुरुषों का है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का, उतना ही महिलाओं का भी है। सभी इंसान बराबर की स्वतंत्रता का अधिकार रखते हैं, अपने जीवन को खुलकर जीने का अधिकार रखते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।